हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BCNS की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की कोर्सेज चल रही है। तो इसमें से हम लोग दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एक इंडियन डायस्पोरा और दूसरा यहाँ पे इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। आज स्टार्ट करेंगे सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। जो बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी आर्टिकल है, तो इसे हम लोग बेटर तरीके से देखने वाले हैं। देन कॉमन सिक्योरिटी, ये एक अलग तरीके की आर्टिकल दिखेगी बट इट टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी, सो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन यहाँ पे फिर से NPT न्यूज़ में है, तो फिर से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आर्टिकल यहाँ पे लेंथी आर्टिकल है, तो मुझे लगता है कि बस ये 3 आर्टिकल ही मैं डिस्कस कर पाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल जो कि है सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्यों ये न्यूज़ में है। तो देखिए, एक कंसर्न काफ़ी बढ़ते जा रहा है इंडिया के ऊपर कि हम लोग जो है एक ऐसा प्लेस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं US लीड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में। तो एक US की ही यहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप आया है, तो उसमें हम लोग अपना एक प्लेस नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये मिनरल्स जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये है क्या। तो ये एक देखिए US के द्वारा चलाए जाने वाली ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये 11 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है, जिसमें कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसकी सप्लाई चेन सिक्योर रहे और स्ट्रेंथन रहे, मजबूत रहे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स में किसको किसको क्रिटिकल मिनरल्स के अंडर रखे हैं। तो जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल है, लिथियम है और अदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स के कैटेगरी में रखे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 11 मेंबर्स है। अब वो 11 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो जैसे US, कनाडा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, UK, यूरोपियन कमीशन। तो ये सारे यहाँ पे 11 कंट्रीज़ हैं जो कि मिल के यहाँ पे जो सप्लाई चेन है इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स का, उसको यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है, तो इस अलायंस के बारे में देखें तो इसका एम यही है कि बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सरकार के द्वारा, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट यहाँ पे जो भी जियोलॉजिकल एंडोमेंट है उनको यहाँ पे मिल सके। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक रिकॉर्डेड डिमांड है क्रिटिकल मिनरल्स जो ये सारे हैं ना, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इसमें चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि हर एक सेक्टर में तो आप देख ही रहे हो कि चाइना का डोमिनेंस है, लेकिन इस सेक्टर में भी चाइना का डोमिनेंस है। तो इसलिए हम लोग को चाइना को यहाँ पर टैकल करने के लिए ही हम लोग को यहाँ पे एकजुट होकर आना पड़ा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें या फिर यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दोनों जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 70 से 60% से लेकर 70% तक ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ पे कोबाल्ट का होता है और कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का होता है, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आप लोग ये देख सकते हो, ये सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे आपने देखा है जो एक चार्ट आता था ना केमिस्ट्री में, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में सारे जितने भी एलिमेंट्स रहते थे उनका वो नाम रहता था। तो फिर भी यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में कहा जा रहा है। रेयर मीन्स नाम से ही पता चल रहा है ना कि बहुत ही रेयर है, कुछ ही जगह पे इनकी जो है प्रोडक्शन होती होगी। तो चाइना में बहुत ज़्यादा होता है, अकेले यहाँ पे 60 से 70% होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी सप्लाई करने में ना चाइना अकेले ही जो है वो डोमिनेंस करता है। तो इसलिए यहाँ पे अलग कंट्री सब जो है मिलके इस तरीके का प्लान लेकर आए, विच इज़ अगेन फार फार बेटर। अब समझते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में और सिग्निफिकेंस कि इसका क्या फ़ायदा है, जिस पे हम लोग आज के डेट में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इसके ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी बातें हो रही है। क्रिटिकल मिनरल्स की यानी कि बात है कि ऐसी मिनरल रिसोर्सेज जो कि प्राइमरी है और प्रोसेस भी है। इट मीन्स कि इनिशियल इनपुट है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। आज के डेट में जो भी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख रहे हैं हमारी, जिसमें इकॉनमी चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इन सब पे जो एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इनपुट्स है, उसके लिए हमें जो है इस क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम लोग इसको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट देखें कि इसमें क्या क्या है, तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट दोनों हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटीमोनी है, बेरिलियम है, कोबाल्ट है, ये सारा नाम जो आप लोग देख सकते हो। इवन यहाँ पे 17 जो रेयर अर्थ है, चाहे वो हेवी हो या लाइट हो, वो सारे मिनरल्स जो है यहाँ पे आपका इस एलिमेंट के अंदर इंक्लूड रहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए नाम में ही है क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, रेयर एलिमेंट्स, क्रिटिकल ही कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इट मीन्स कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरत है, इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग इकॉनमी में देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जितने भी रॉ मटेरियल्स है उनसे कंपेयर करके देखें
तो ये अपने आप में ही क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारे इकॉनमी में। फाइन, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यों हम लोग बाहर है इस MSP मीन्स ये जो US का ग्रुप बनाया गया है 11 कंट्रीज़ है, तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ पे इंक्लूड है। तो देखिए कुछ जो प्रोडक्शन हो रहा है कॉमनली यूज्ड एडवांस टेक्नोलॉजी का या फिर लो इमिशन टेक्नोलॉजी का, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, हाइब्रिड कार हो गए, विंड टर्बाइंस है, बैटरीज़ है, डिफेंस इक्विपमेंट है, तो ये सब इंडिया की डिजिटल इकॉनमी ट्रांजिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमारा तो सपना है कि हम लोग को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सेल्फ रिलायंस बनना है हमें मल्टीपल सेक्टर में। तो इसके लिए भी आप देखो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी है सेमीकंडक्टर के फील्ड में, बैटरीज़ के फील्ड में। सो ये भी एक रीज़न है कि हम लोग अपने आप जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। इट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है हम लोग अपने ही देश में लगा रहे हैं, तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग किसी और के साथ यहाँ पे जुड़कर किसी और देश से अगेन जो है इंपोर्ट करवाएं। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी का हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे प्रमोशन करते हैं। तो एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के थ्रू या फिर एनर्जी एफिशिएंट जो लाइटनिंग है उसके थ्रू, बैटरी स्टोरेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन वगैरह भी कर रहे हैं। साथ ही आप देखो कि फास्टर एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है हमारे यहाँ। आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई या हाइब्रिड व्हीकल हो गई, ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हम लोग फास्ट तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं कि हाँ ई मोबिलिटी होना चाहिए। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक कार है ये 6 टाइम्स मोर क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे इनको चाहिए देन कन्वेंशनल कार्स के कंपैरिजन में। साथ ही डीकार्बोनाइजेशन है एनर्जी सिस्टम का, और ये कैसे हो रहा है, तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हो रहा है, जिसमें कि हायर अमाउंट ऑफ जो क्रिटिकल मिनरल्स है इनकी ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑफशोर जो विंड प्लांट है इसको 13 टाइम्स ज़्यादा जो है क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें गैस प्लांट की कंपैरिजन में, वो भी सेम साइज़ का, ठीक है। साथ ही ये सारे रीजंस है कि क्यों नहीं हम लोग ज्वाइन किए। सबसे पहला है कि हम लोग को तो आत्मनिर्भर भारत बनना है, हम लोग खुद ही अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही आप देखो कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। साथ ही हम लोग बहुत ईजी तरीके से हाइब्रिड हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो एनर्जी सिस्टम है उसको हम लोग डिकार्बोनाइज कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई है इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले आप देखो कि हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि 60 से 70% जो इसकी प्रोडक्शन हो रही है वो चाइना में अकेले हो रही है, तो ऑब्वियस है कि सारी कंट्रीज़ जो है यहाँ पे इसके इंपोर्ट में ही डिपेंडेंसी होगी, तो हम लोग भी यहाँ पे उसमें से एक है। तो इसलिए चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इस तरीके के रेयर अर्थ मिनरल्स में। साथ ही लॉन्ग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो है ये काफ़ी टाइम ले रही है। अगर हम लोग माइनिंग प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में देखें, डिस्कवरी से लेकर फर्स्ट प्रोडक्शन से लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिससे कि मार्केट जो है वो और टाइटनेस हो रहा है, प्राइस जो है वो अप डाउन होते जा रहे हैं डेफिसिट के ऊपर। तो ये भी एक अलग तरीके का यहाँ पे इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। साथ ही देखिए डिक्लाइनिंग जो ओर की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट भी अगर हम लोग देखें तो वो भी यहाँ पे कम हो रहा है कुछ रिच कंट्री रिसोर्सेज से, क्योंकि आज की डेट में देखो कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया जा रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया किसी भी कंट्री में। आप देखो चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, पैंडेमिक के कारण काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। साथ ही मार्केट जो टाइटनेस है वो बढ़ते जा रहा है, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हायर एक्सपोजर है वो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को लेकर, और जियो स्ट्रैटेजिक रिस्क भी है यहाँ पे। साथ ही जो सस्टेनेबिलिटी है और जो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन प्रेशर है माइनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर वो भी बढ़ती ही जा रही है। सो ये सारे कुछ चैलेंजेस है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही हमारे देश की जो यहाँ पे डोमेस्टिक चैलेंज है वो अलग ही लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। ओके, सो दीज आर द रीजंस जिसके कारण आप देखो कि अभी भी अगर हम लोग क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है और चाइना का डोमिनेंस भी है, तो उसको टैकल कर पाना ये नेक्स्ट टू टफेस्ट थिंग है। बट देखते हैं, कुछ भी इतना टफेस्ट तो होता नहीं है, अगर चाह ले तो क्या नहीं हो पाएगा, तो वही वाली चीज़ें हैं। चलिए वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल इसको सेटअप किया गया है, जिसमें कि जितने भी ओवरसीज़ क्रिटिकल और जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स एसेट है उसको यहाँ पे देखा जाएगा, उसको एक्वायर किया जाएगा, और बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन भी किया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो गया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप,
वो भी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। फर्दर आप देखो तो यहाँ पे इंटेलिजेंस सेंटर वगैरह भी सेटअप किया जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जिससे कि जो फ्यूचर डिमांड और सप्लाई है उसको बेटर तरीके से हम लोग स्टडी कर सके। साथ ही जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है उसको हम लोग फोकस कर सके। साथ ही यहाँ पे देखिए तो जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर वो भी प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि जो है उनके फॉर्मेशन वगैरह के कैसे उनका फॉर्मेशन होता है उसको स्टडी करें, माइनिंग वगैरह जो है उसको इम्प्रूव करें। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, और ये कैसे होगा तो सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन करके होगा। साथ ही स्केल अप करना है जो भी रिसाइकलिंग वगैरह है, यानी कि प्राइमरी जो सप्लाई के ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीफ पहुँचाना है। ठीक है, एक बेटर तरीके से रिसाइकलिंग प्रोसेस होना चाहिए कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो प्रोसेस वहीं पे एंड हो। साथ ही जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये जो यहाँ पे PCM बना है, नॉट PCM, इट इज़ MSP। ओके, तो ये जो MSP बना है इसके ऊपर ये एक ऐसी ग्रुप है जिसमें कि और भी कंट्रीज़ को साथ आने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, एक बेटर तरीके से रिसर्च हो पाएगा, प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी डिस्कशन वगैरह है वो ज़्यादा बेटर से बेटर हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे एफर्ट्स है जो कि ये बढ़ते ही जाएंगे और इसको बढ़ाना भी है और इस तरीके से हमें जो है लेकर आगे बढ़ना भी है। ओके, सो ये एक कॉमन वे फॉरवर्ड है, बट हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यहाँ पे काबिल लेकर आए हैं। सो यू हैव टू नो अबाउट दिस कि व्हाट दिस खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो देखिए ये एक जॉइंट वेंचर है, यहाँ पे 3 यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस देखने को मिलेगा। एक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी सेंटर है लिमिटेड है जिसको कि नाल्को कहते हैं, एक यहाँ पे SCL है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, एंड देन यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड है। और यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि सबसे पहले जो ओवरसीज़ मिनरल एसेट है उसको आइडेंटिफाई करना है, एक्वायर करना है जो भी क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक नेचर का है, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कि कहाँ कहाँ इसकी भंडार है, पहले इसको खोजो, ऑब्जर्व करो, देखो, फिर वहाँ से हम लोग माइनिंग करेंगे। साथ ही आज के डेट में हम अगर आप लोग देखो तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे इंगेज्ड है, जो कि हम लोग इस तरीके का माइनिंग एक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो, बोलीविया हो, चाइना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खनिज काबिल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के डोमेस्टिक चैलेंज देखते हैं कि एक्चुअली हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैक ऑफ इनोवेशन है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे यहाँ इनोवेशन की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, फंड्स की कमी है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक रिजर्व की कमी है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स है नहीं, तो ये सारी चीज़ है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये अगेन आपको दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारे देश में देखने को मिलता है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, सप्लाई के बारे में हमने बात किया, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं ये आप समझे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम लोग किसको कहते हैं, आई होप कि आप ये समझ के होंगे। और MSP के बारे में क्वेश्चन अलग से जो है ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में बन सकता है अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। साथ ही यहाँ पे जो है अगर आपका ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होगा तो इसमें आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग इसको ज्वाइन नहीं किया अभी तक, हम लोग क्यों बाहर हैं, क्या क्या चैलेंजेस है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई के ऊपर। साथ ही काबिल के बारे में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन सिक्योरिटी। तो कॉमन सिक्योरिटी के ऊपर बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ है कि पल्म इंटरनेशनल सेंटर जो कि इंटरनेशनल पीस ब्यूरो और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है कॉमन सिक्योरिटी 2022 के ऊपर। ओके, सो देख लेते हैं कि कॉमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कॉमन सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो एक एजम्पशन है। एजम्पशन कहने का मतलब है कि नो नेशन, कम्युनिटी और इंडिविजुअल कैन बी सिक्योर विदाउट अदर नेशन, यानी कि दूसरे अगर पड़ोसी हो या फिर अदर नेशन अगर सिक्योर है तो उसके बेसिस में आप देखो कि अदर जो नेशन है वो भी सिक्योर है, अदर नेशन में रहने वाले कम्युनिटी सिक्योर है, इंडिविजुअल सिक्योर है, वो सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो फील कर रहे हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर वर्ल्ड के एक पार्ट में होता है तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट या फिर उसका इम्पैक्ट हम लोग जो है दूसरे देश के लोगों में भी देखते हैं। जैसे अभी आप लोग देखो कि रशिया यूक्रेन में जो वॉर हुई, इसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी देखने को मिला कि एक तो चावल वगैरह ये सब का जो उत्पादन होता था, बहुत ज़्यादा वीट हो गया, ये हो गया, तो ये सब का उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और जो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट भी कराते थे। इवन यूक्रेन में हमारे देश से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे स्टडी करने जाते थे, जॉब करने जाते थे, तो वो भी वापस आ गए।
तो इट इज़ ट्रू कि अगर किसी देश में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी देश तक नहीं रहता है, अगल बगल और पूरे देश में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान वाला भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोग देख सकते हो कि ये तो हमारा पड़ोसी ही देश है, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, फूड ग्रेन्स का सप्लाई हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, फ्यूल हो गया, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कॉमन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सिक्योरिटी का कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि एक नैरो ट्रेडिशनल और जो रियलिस्टिक अप्रोच है सिक्योरिटी को लेकर उसके बियॉन्ड है। ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ सिक्योरिटी अगर हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, उस स्टेट में रहने वाले लोगों को हम लोग को डिफेंस प्रोवाइड करना है। कॉमन हम लोग को सिक्योरिटी लेकर चलना है कि नॉन वायलेंट अप्रोचेस होनी चाहिए, कि कहीं से भी हिंसा ना हो। ठीक है, अब कॉमन सिक्योरिटी की आप ये सब बात छोड़ो और ये देखो कि 6 प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो ये 6 प्रिंसिपल है क्या? सबसे पहले कहा जाता है कि ऑल पीपल्स हैव द राइट टू ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी कि सारे लोगों को अपनी सिक्योरिटी का पूरा अधिकार है। फ्रीडम होना चाहिए कि आप जो है बिना डर के जियो, और पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो वो करो। ठीक है, सेकंड है कि एक ट्रस्ट होना चाहिए कि जिस देश में आप रह रहे हो उस देश में और उस देश के लोगों के बीच में एक ट्रस्ट हो। ठीक है, साथ ही देयर कैन बी नो कॉमन सिक्योरिटी विदाउट कॉमन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि न्यूक्लियर पावर वगैरह ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बहुत सारे देश जो है बना के रखते हैं। इवन हम लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई वगैरह करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे देश में हमारे देश के पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि हम लोग को न्यूक्लियर टेस्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कहा जाता है कि जिस भी देश में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है, न्यूक्लियर वेपन है, तो उसको धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय करते जाए, तो एक न्यूक्लियर जो वेपन है उससे फ्री कंट्री बनेगा। तो देखिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस देश में न्यूक्लियर वेपन बना है तो ही वही देश सिक्योर है, जिसके देश में न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो देश सिक्योर नहीं है। बट आज की डेट में कहीं ना कहीं समहाउ ये ट्रू साउंड करता है। ठीक है, साथ ही ग्लोबल और रीजनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, तो ये भी होनी चाहिए। डायलॉग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन होना ही चाहिए। साथ ही आप देखो कि मिलिट्री फोर्स वगैरह रहते हैं एज अ मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग क्या डिस्प्यूट, जहाँ पे भी परेशानी है, डिस्प्यूट है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस होनी चाहिए। बेटर रेगुलेशन होनी चाहिए, जिस भी कंट्री में आप रूल्स ये सब देखते हो, लॉज होते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे गवर्नेंस हो, तो इन सब पे भी फोकस दिया जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्रिंसिपल है जिस पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या की ड्राइवर है जिससे कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप है वो चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इनोवेशन पे फोकस करना होगा, वो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, क्योंकि हर एक चीज़ जो है हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करना होगा। हाइब्रिड और एसिमेट्रिक थ्रेट्स की बात की जा रही है कि बहुत तरीके की परेशानी है, धमकियाँ हैं, डर है, साइबर थ्रेट है, तो इन सब से बचने की ज़रूरत है। तो ये भी हम लोग को एक साथ मिलकर काम करना होगा। रिसोर्सेज है, क्लाइमेट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, तो इस पर भी फोकस देने का ज़रूरत है। साथ ही एफिशिएंट गवर्नेंस हो। गवर्नेंस देखिए यानी कि जो सरकार है वो काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि बस वो एडवर्टीज़मेंट के लिए काम करे, वो दिखावे के लिए काम करिए। एक्चुअली एफिशिएंट गवर्नेंस कहने का मतलब है कि जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जो बेनिफिशरीज़ है, एक्चुअली उनको सरकार की जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं। डेमोग्राफिक शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट की जो पहले जो हालत थी कि कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पे सप्लाई चेन नहीं था, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं थी, हेल्थ सेक्टर अच्छी नहीं थी, बट आज की डेट में आप देखो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो पा रहा है कि वहाँ के लोग जो कहते थे कि वहाँ पे रहने में बहुत तकलीफ़ है, वहाँ पे सारी सुविधा नहीं मिलती है, बट आज की डेट में नहीं है, वहाँ पे सारी सुविधा मिल रही है। साथ ही जियो स्ट्रैटेजिक जो है कंपटीशन भी है, और सोशल कोहेशन और ट्रस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिस समाज में आप रह रहे हो, अगल बगल के जो लोग हैं उसमें आपको ट्रस्ट लेकर आना होगा, उसमें अलग सा जो है एक व्यवहार होना हो चाहिए जिससे कि सारे लोग जो है एक दूसरे को सिक्योर कर सके। ओके, तो ये तो बात रही, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रिस्क। एक कॉमन सिक्योरिटी की बात करते हैं कि जिस वर्ल्ड में, जिस पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, हर कोई सिक्योर हो। तो चैलेंज है मल्टीलैटरलिज्म का, वो भी मल्टी पोलर वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, जो वैलिडिटी है इंटरनेशनल रूल बेस्ड सिस्टम का, ये आज के डेट में क्राइसिस में ही बढ़ते जा रहा है। आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि सब कोई मिल के रहे, सबका साथ सबका विकास, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि ऐसा करना और ऐसा होने में, बोलने में और करने में काफ़ी फ़र्क है। मल्टीलैटरलाइजेशन होते जा रहा है,
यानी कि वो बहुत ज़्यादा आप देखो कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तेज़ी तरीके से, फास्टर तरीके से, काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ते जा रहे हैं जितने भी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। तो एक अलग ही प्रॉब्लम है कोरियन पेनिनसुला में, आप देख सकते हो यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तो पड़ता ही नहीं है, नॉर्थ कोरिया की तो बात ही अलग है। साथ ही ऑथोरिटेरियन रिजिम है, श्रिंकिंग यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्पेस है। तो पास्ट 15 ईयर्स में ये देखा गया है कि डेमोक्रेसी कैप जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग एक प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है मेजर डेमोक्रेसीज जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो बहुत तरीके की रीज़न यहाँ पे बताई जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट क्राइसिस है, जो कि एक अलग रीज़न है जिसके कारण आप देखो कि लोग जो है वो माइग्रेट भी कर रहे हैं। आज के डेट में क्लाइमेट क्राइसिस के कारण भी लोग जो है माइग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, इससे इनसिक्योरिटी बढ़ते जा रहा है। साथ ही एक अलार्मिंग ओवरलैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। इनइक्वालिटी है, हाफ ऑफ द जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो एक दिन में आप देखो तो $5 से भी कम जो है यहाँ पे कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इनकम जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ते ही जा रही है। कुछ लोगों को आप देखो तो अमीर है तो अमीर ही होते जा रहे हैं पेंडेमिक के बाद, और कुछ लोग जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम है, इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत है। मेल फीमेल में भी आप इनकम इनइक्वालिटी भी देखते हो कि सेम वर्क के लिए जो है सेम आपको नहीं देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल को अलग अलग दिया जाता है। तो ये भी एक यहाँ पे इनइक्वालिटी है। करेंट और फ्यूचर पैंडेमिक की बात करें तो आज के डेट में जो पैंडेमिक है उसके कारण तो हालत बहुत ही ख़राब है, चाहे किसी भी सेक्टर में आप देख लो। साथ ही साथ जो फ्यूचर पैंडेमिक कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही स्थिति रहा, यही हेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती रही, वैक्सीन इक्विटी को अगर प्रिवेंट करने की बात की जा रही है कि हम लोग यहाँ पे पैंडेमिक के लिए कितने तैयार हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है, आगे आने वाले दिनों में जो है और भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ आएगा। तो इसलिए हम लोग को कॉमन सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग को ग्लोबल आर्किटेक्चर बनाना होगा पीस का। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी रीजनल बॉडीज़ है, चाहे सार्क हो गया, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल हो गए, आसियान कंट्रीज़ है, अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें कि एक अच्छा खासा हम लोग जो है फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं और एक कॉमन सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ से ला सकते हैं। इमीडिएट रिजम्पशन करना है जो भी स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी है। साथ ही आप देखो कि डिसआर्मामेंट करना है डेवलपमेंट के साथ। आप डेवलपमेंट करो, लेकिन जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है उसका जो यूटिलाइज़ करने का तरीका है उसमें भी एक इनोवेटिव तरीका लाना होगा कि ऐसा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उस पर तो कम खर्च करना ही चाहिए। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आप देख सकते हो कि वहाँ के जो लीडर है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री फोर्स के ऊपर वो खर्च करते हैं, ना कि वहाँ के लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में खर्च करते हैं, ना कि अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने में खर्च करते हैं। तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट को फिर से रिविटलाइज़ करना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ कहा जाता है कि पर्टिकुलरली जो भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है उस पर जो है यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जो एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आया है उस पर यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, जो हम लोग NPT के बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग को न्यू मिलिट्री जो टेक्नोलॉजीज़ है और आउटर स्पेस वीमेन है इसको यहाँ पे रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देखिए जो साइबर अटैक वगैरह होता है ना न्यूक्लियर कमांड में और कंट्रोल सिस्टम में, इसको बैन कीजिए। हमारे यहाँ पे तमिलनाडु के जो न्यूक्लियर कमांड है उसके ऊपर भी यहाँ पे बैन हुआ, मतलब कि साइबर अटैक हुआ है। साथ ही जो ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है उसे हम लोग को रोकने की ज़रूरत है। साथ ही जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसे भी और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और एक न्यू कल्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। साथ ही जो सिविल सोसाइटी है हमें उनके साथ इंगेज होना होगा। सिविल सोसाइटी जो है एक वॉच डॉग जैसा काम करते हैं, एक मोटिवेटिंग फोर्स जैसा काम करते हैं, और जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पोस्चरिंग है उसको जो है काउंटर वेट करते हैं। तो ये भी एक बात है, NGO को यहाँ पे लेकर आना चाहिए जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करे यहाँ पे एडवोकेसी वर्क में, और जो यहाँ पे अवेयरनेस वगैरह है उसको भी ये बढ़ाए, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें जो है एक वे फॉरवर्ड की जैसा मिला है कि इस सारे पॉइंट्स पे अगर हम लोग काम करें तो एक बेटर तरीके से जो कॉमन सिक्योरिटी की जो यहाँ पे प्रिंसिपल है उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं और अप्रोच भी कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमन सिक्योरिटी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस 2 लेसन से आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा आप लोग का इन्फॉर्मेशन गेन हुआ होगा। तो देखिए डेली बेसिस पे अगर 1-2 लेसन भी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी बेटर होगा। आप लोग अपनी नोट्स बनाते जाइए और इसी तरीके से प्रीलिम्स का तैयारी भी करते जाइए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना है, जो कि BPSC के लिए अभी चल रहा है, तो उसके लिए मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग को पता ही है कि ऋषिका CH
gmail.com है, तो उस पर भी आप लोग मेल करके फर्दर जो है जानकारी पता कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ, जो कि कल यहाँ पे ये लेसन लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही है, कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।